कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में अभी हम लोग यदि हमारे पास परमाणु द्रव्यमानांक दिया गया है तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की आकृति का रेखांकन कैसे करते हैं वो मैंने बताया। यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई होगी या परमाणु क्रमांक दिया हो गया तब आप कैसे बनाओगे आकृति। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 दी गई है, तो आप आकृति बनाइए। तो 6 क्या दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है या परमाणु क्रमांक दिया, कुछ भी समझ सकते हो आप लोग। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना ई होता है उतना ही क्या होता है, पी होता है, उतना ही क्या होता है परमाणु क्रमांक यानी जेड होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 6, तो प्रोटॉन भी हो गए 6, न्यूट्रॉन भी हो गए 6, परमाणु क्रमांक भी हो गया 6। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग कार्बन का आकृति बना लेंगे। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, धन आवेश 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, पहली कक्षा में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन के दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें चाहिए कितने थे 8, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता दिखाता है, यानी संयोग करने की क्षमता। तो ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नियॉन। नियॉन नियॉन अब ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 9। नहीं, नियॉन तो निष्क्रिय गैस है ना, तो नियॉन की कितना होता है 20 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 20। तो प्रोटॉन भी हो गए 20, न्यूट्रॉन भी हो गए 20, इलेक्ट्रॉन हो गए 20, जेड भी हो गया 20। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा 2 8, नियॉन का 8, 10 है 10, आर्गन का 20 है, तो 10 हो गया, न्यूट्रॉन भी 10 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 10 हो गया, जेड भी 10 हो गया, तो 2 और 8 10। तो आकृति नियॉन की क्या बन जाएगी, P बराबर 10, N बराबर भी 10, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों का बराबर बनना चाहिए, गोला प्रकार से बनाएंगे आप लोग, और सबके अंदर ऋण आवेश दर्शाएंगे। इस प्रकार तो 2 8 ये क्या हो गया नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। ऐसे ही आर्गन का भी बन सकता है। आर्गन का जो है 18 होता है। देखो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो P बराबर भी क्या हो जाएगा 18, N बराबर 18, E बराबर 18, Z बराबर 18। इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाएगा 2 8, 8 और 2 10 और 8 18। तो हम लोग के पहली कक्षा P हो जाएगा 18, धन आवेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं 18, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। देखो इसकी अंतिम कक्षाएं पूरी भरी हुई है, इसलिए ये किसी के साथ कोई भी संयोग नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है 0 होती है। ये निष्क्रिय गैस है। नियॉन आर्गन ये सब कैसे हैं, निष्क्रिय गैस है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यदि इलेक्ट्रॉन दिया होगा या परमाणु क्रमांक दिया होगा तो भी आपको आकृति बनानी आ गई इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की, और परमाणु द्रव्यमानांक दिया होगा तो भी आप आकृति बना सकते हैं। तो अब हम लोगों से
थोड़े कुछ प्रश्न पूछा है कि विविध परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस कक्षाओं में समाविष्ट होते हैं उन कवचों का संकेत क्या है। आपको मालूम है पहले कवच को हम लोग क्या बोलते हैं, के कवच, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथा एन। तो के एल एम एन ये क्या है, कवचों के संकेतों के नाम है, संकेत है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है सबसे अंदर वाले कवच का संकेत और क्रमांक क्या है। सबसे अंदर कौन सा होता है, के होता है ना, तो के है और उसका क्रमांक क्या है, 1 है ना। ये 2 क्रमांक के 3 का है तो सबसे अंदर वाला क्या होता है, के, फिर एल, फिर एम, ऐसे तो के लिखोगे और पहला क्रमांक लिखोगे। फ्लोरीन परमाणु में ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन कवचों में वितरित किए जाते हैं उनके संकेत लिखो। हमने पिछले वीडियो में एक सारणी देखी थी, उसमें देखा था कि फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 होते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी 2 और 7 उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा। तो पहली कक्षा का संकेत हो जाएगा 1 पहली कक्षा में, यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों से पूछा है कि फ्लोरीन परमाणु में सबसे बाहरी यानी बाह्यतम कवच कौन सा है। तो सबसे बाहरी कवच कौन सा है, एल है ना, जिसमें 7 उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा सोडियम परमाणु का बाह्यतम कवच कौन सा है। अब सोडियम का आपको मालूम है 11 था, तो 2 8 1 यानी बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, 1 है। तो बाह्यतम कवच कौन सा है, के एल एम, एम है। तो सोडियम का बाह्यतम कवच एम है, यानी तीसरा है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु के बाह्यतम कवच कौन सा है। हाइड्रोजन में आपको मालूम है केवल एक ही कवच था और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाए गए थे, है ना, एक ही कवच था, उसका नाभिक था और उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक का जो पहला कवच है वो के कवच है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तत्वों की संयोजकता यौगिक में उपस्थित रासायनिक बंध की संकल्पना यानी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से स्पष्ट होती है। किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वो कैसे बता सकते हैं, उस तत्व के जो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अनुसार हम लोग बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं देखेंगे हम लोग कि परमाणु स्वयं बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके जो है किसी के साथ भी रासायनिक बंध बनाता है। मैंने बताया था यदि नियम से वो नहीं भरा है तो उतने इलेक्ट्रॉन वो लेता है या देता है, जिसके कारण रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। तो परमाणु की संयोजकता जो है उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर निर्धारित होती है। इसलिए बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बाह्यतम कवच को हम लोग संयोजकता कवच भी कहते हैं। तो अब ये बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच कहते हैं कैसे, जैसे देखो यहाँ पर नियान है, इसका बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको किसी के साथ संयोग करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से 8 भरा हुआ है, इसलिए इसमें ये निष्क्रिय गैस होता है। आर्गन भी देखो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी किसी से संयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका बाह्यतम कवच क्या है, के एल एम, एम है इसका बाह्यतम कवच, और ये भी कैसा है, पूर्ण रूप से भरा है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होती है, इसको किसी से संयोग करने की आवश्यकता है। कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो उसकी क्या होती है, संयोग करने की क्षमता दिखाती है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन है, इसका 4 है यहाँ पर अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा ही संयोजकता कक्षा होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि वो किसी से क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो किसी भी परमाणु की संयोजकता का संबंध उस परमाणु में स्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो नियॉन, आर्गन, हीलियम जो है ये जो है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है, ये किसी के साथ भी संयोग नहीं करते हैं। ये रासायनिक दृष्टि में कैसे होते हैं, निष्क्रिय तत्व होते हैं। क्योंकि जैसे हीलियम देखा था आपने, हीलियम की एक ही कक्षा होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी पहली कक्षा में ही उसके क्या है, 2 पाया जाता है। तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन ये जो है नियम से भरे होते हैं,
इसलिए इनकी संयोजकता कवच में इनको और किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रासायनिक दृष्टि में निष्क्रिय गैस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समझ गया कि कोई तत्व सक्रिय और कोई तत्व निष्क्रिय कैसे होता है। जैसे देखो सोडियम का मैंने बताया था 281 है ना। तो अब इसको अपना ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करना है। अब इसको 8 चाहिए, 7 चाहिए, 1 है अंतिम कक्षा में। ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता बताएगी। अब ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांगे या किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या इसको सरल पड़ेगा? अब इसको जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी देना ठीक पड़ेगा। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये 2 8, अच्छा ठीक हो गया इसको। तो यहाँ पर सोडियम जब 2 8 हो जाएगा तब निष्क्रिय हो जाएगा। जब तक ये इसका अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है। ये इसलिए इसकी हवा पानी के साथ संयोग कर लेती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसका अंतिम कक्षा का ये जो कवच है KLM, M कक्षा जो है इसकी संयोजकता कवच होती है और इसमें पाई जाने वाला इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो और देकर जो है रासायनिक बंध बना लेता है। जैसे सोडियम जो है क्लोरीन के साथ, जैसे क्लोरीन का देखो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 है, तो ये किसी से 1 ले लेगा, तो समझो सोडियम ने इसको 1 दे दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 8 8 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ऐसा ये नमक है, नमक का अणुसूत्र। तो इसने 1 लिया इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1, इसने सोडियम ने 1 दिया इसलिए सोडियम की संयोजकता 1। तो कोई भी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी तत्व के साथ रासायनिक संयोग करने की क्षमता दिखाता है, और वही उसकी जो है संयोजकता बनती है, और वो इसी को हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे जो है यौगिक बनते हैं इन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के कारण।